बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू QAT का पार्ट 2। पिछली वीडियो के मुकाबले में कपड़े चेंज हैं, हेयर स्टाइल भी थोड़ा सा चेंज है। इसका मतलब ये है कि मैं एक नए जज्बे से एक नए वीडियो में आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और हम जहाँ पिछली वीडियो में QAT को पॉज किया था वहाँ से आगे कंटिन्यू करने लगे हैं। होपफुली आप लोगों ने भी पिछली वीडियो के बाद थोड़ा बहुत ब्रेक ली है, कोई चाय शाय पी है, कोई लेस खाए हैं, या अगले दिन आप जो है नहा धो के वज़ू करके QAT की क्लास में इंटरेस्टेड है। तो लेट्स कंटिन्यू। इससे पहले कि हम आगे जाए, हल्का सा कल का रिव्यू करते हैं। कल यानी कि पिछली वीडियो में हमने क्या बातें की थी? हमने नंबर्स की बातें की थी, हमने टाइप्स की बातें की थी, हमने स्क्वायर रूट, स्क्वायर्स, क्यूब रूट्स वगैरह की बातें की थी, हमने एस्टिमेशन की बातें की थी, हमने राउंडिंग ऑफ की बातें की थी, हमने सिग्निफिकेंट जो है फिगर्स की बातें की थी। होपफुली वो सारा कुछ क्लियर होगा। अगर नहीं क्लियर तो कोई मसले वाली बात नहीं, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं, हम कोई सवाल जो है वो इंडिविजुअली डिस्कस भी कर सकते हैं। लेट्स कंटिन्यू। यूनिट 5 लिखा है 4 ऑपरेशंस। कौन से 4 ऑपरेशंस? याद करें, बिल्कुल बचपन में सीखा था 4 ऑपरेशंस होते हैं। भला कौन से? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। वंस अगेन मुझे डिस्क्लेमर देना पड़ रहा है कि शायद आप में से कुछ लोगों के दिल में बात आ रही हो कि ये QAT CA इतना सीनियर डिग्री है, ये हम इतनी सीनियर डिग्री में इतनी बच्चों वाली बातें क्यों कर रहे हैं? तो बिल्कुल दिल छोटा ना करें। दो इसके रीजंस है। पहला तो ये कि मकसद ये है कि आपके कॉन्सेप्ट्स रिफ्रेश किए जाएं QAT लेवल पे। तो ये ज़रूरी है कि एक दफ़ा हम गो थ्रू कर लें, ये ना हो कि हमारे कॉन्सेप्ट्स वो बचपन का पढ़ा है कुछ नहीं याद, तो थोड़ा सा रिफ़्रेश करने में कोई नुकसान नहीं है। और दूसरी बात यह कि ये चीज़, सवाल जो आपके सामने लिखे हैं ये बहुत ज़्यादा इजी हैं। येस, आई एडमिट दैट, आई एग्री विद दैट, मगर ये सिर्फ हम अपने कॉन्सेप्ट्स रिफ़्रेश करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। आगे इंशाल्लाह आपसे प्रॉमिस है कि एक ICAP का जो मॉडल पेपर है QAT का, वो भी हम सारा का सारा सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इन कॉन्सेप्ट्स को लेते हुए हम क्या इस काबिल हैं कि एक सचमुच का पेपर सॉल्व कर सकें। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट। 4 ऑपरेशंस, ये तो हमने बात कर ली क्या 4 ऑपरेशंस हैं। पहला आपके पास ऑपरेशन क्या है? सिंपल एडिशन। तो मेरा नहीं ख्याल मैं आपको एडिशन अलग से जो है वो बोर्ड पे करना सिखाऊंगा। एक नज़र देख लेते हैं। बिल्कुल सिंपल एडिशन जो है 567 प्लस 432, कोई ट्रिक वगैरह नहीं है। आपने 567 के नीचे 432 लिखा होगा, 7 + 2 9 आपने लिखा 9, 6 + 3 9 आपने लिखा 9, और फिर 5 + 4 9 आपने लिखा 9। आंसर आया 999 यानी कि 999। बिल्कुल सिंपल बात। आगे देखें अगले सवाल में क्या ट्विस्ट है। हाँ, यहाँ शायद हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हिला हुआ हो। 12 के आगे पॉइंट के बाद 3 फिगर्स हैं, 67 के आगे पॉइंट के बाद 2 फिगर्स हैं। इसके क्या आदाब होते हैं? इसके आदाब ये होते हैं, एक काम करते हैं, ये बोर्ड पे मैं आपको एक दफा इसका तरीका दिखाई दूं। कैमरे वाले भाई प्लीज। लिखा है 12.345। अब मैं 67.9 कहां लिखूं? तो याद रखिएगा, जब एक से ज्यादा डेसिमल की बात हो रही हो, हमेशा अपने डेसिमल एक दूसरे के एग्जैक्ट नीचे रखने हैं। 67.89 का मतलब है ये आ गया 89। अब हम एडिशन करते हैं। लाइन लगाई हमने, ये 5 अकेला था, इसके नीचे कुछ भी नहीं था, ये 5 एज इट इज आ गया। 9 + 4 क्या होता है? 13, 3 ये लिखा, 1 कैरी गया। 8 + 1 क्या होता है? 9, और 9 और 3 12, 2 हमने यहाँ पॉइंट लगाया था, इसके एग्जैक्ट नीचे हमने पॉइंट दोबारा लगा दिया। इस 2 का 1 कैरी गया इधर, 2 + 1 3, 3 + 7 0, ये 1 कैरी गया, 2 + 6 + 1 7 + 1 8। क्या आंसर 80.235 तो नहीं है? ले जी, आंसर 80.235 है। क्या हमने कॉन्सेप्ट रिफ्रेश किया कि डेसिमल्स एक दूसरे के बिल्कुल नीचे आने चाहिए? वापस स्लाइड्स की तरफ आए। मिक्स्ड एडिशन 1 2 3 सिंपल नंबर है, कोई पॉइंट नहीं, कोई डेसिमल नहीं, प्लस 45.67 डेसिमल है। क्या करेंगे? अभी जो मैंने पिछले सवाल में बात बता दी, पॉइंट के नीचे पहले फिगर में क्या है? कुछ भी नहीं, तो ये पॉइंट वाली फिगर तो एज इट इज आ जाएगी। मैं बगैर कैलकुलेटर के, बगैर किसी कैलकुलेशन के कह सकता हूं कि भाई जो भी आंसर है उसके एंड पे 0.67 जरूर लिखा होगा। वाकई लिखा है।
करना क्या है, सिर्फ 45 को 123 में ऐड करना है, आपके पास जो है वो पूरी फिगर आ जाएगी। तो हमने एडिशन की कुछ आदाब याद की है। उसके बाद क्या होता था, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन क्या होता था, माइनस करना होता था। पहली एग्जांपल बिल्कुल सीधा सवाल, 987 माइनस 453। 7 माइनस 4 क्या होता है 4, 8 माइनस 4 क्या होता है 4, 9 माइनस 5 क्या होता है 4, 444 आपके पास आ गया आंसर, बिल्कुल सीधा। नेक्स्ट, डेसिमल जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है। वंस अगेन वही तरीकेकार जो हमने एडिशन में सीखा था। दिल की तसल्ली के लिए चलो ये भी बोर्ड पे सॉल्व करके देख लेते हैं। क्या है हमारे पास, 98.76 में से माइनस करना है 12.345। ये देखिए मैंने डेसिमल इस तरह प्लेस किए हैं कि बिल्कुल डेसिमल के नीचे डेसिमल है, और जो तीसरा वाला डेसिमल है भी मैंने एज इट इज लिख दिया। आंसर जो है वो 3 जो है वो प्लेसेस तक ही आएगा। अच्छा, अब क्या करने का तरीकेकार है, यहां कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब ये 0 होगा, मैं लिख दिया 0। जस्ट दिल की तसल्ली के लिए, कुछ ना भी लिखें तो हम इसे 10 कंसिडर करेंगे। यहां से हमने कैरी लिया, ये हो गया 5। 10 माइनस 5 क्या होगा 5 या 6, 5, 1 हमने कैरी ले लिया। 5 माइनस 4 क्या होगा 1, 7 माइनस 3 क्या होगा 4, 8 माइनस 2 क्या होगा 6, 9 माइनस 1 क्या होगा 8। क्या 86.415 तो नहीं आंसर? वापस हमारे स्लाइड्स की तरफ, आंसर आ रहा है 86.415। 86.415, हम सही जा रहे हैं। आगे चलते हैं। अगर मिक्स सब्ट्रैक्शन हो तो क्या करें, 120 सीधा साधा नंबर है, माइनस 45.67 डेसिमल्स वाला नंबर है। क्या तरीकेकार यूज करेंगे, वही जो अभी पिछले सवाल में किया कि 120.00 हम इसे कंसिडर करेंगे और उसमें से जो है उसे माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 74.33। नेक्स्ट, 4 एडिशंस, 4 ऑपरेशंस में से 2 तो हमने याद कर लिया। तीसरा वाला क्या होता था, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन अगर सीधे नंबरों की हो तो क्या होता है, कल हमने वो एक दफा रिफ्रेश कर ही लिया था। 23 मल्टीप्लाई बाय 45, 23 नीचे लिखेंगे 45 के, पहले 3 को 5 से और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक x लगाएंगे, फिर 2 को 5 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 जो हमारे पास रोज आ रही होंगी इन्हें ऐड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा टोटल मल्टीप्लिकेशन। अगर फ्रैक्शंस हो, दोनों चीजें फ्रैक्शंस में हैं, अब क्या करेंगे, एक सवाल कर लेते हैं। 3.14 मल्टीप्लाई बाय 2.5, इधर ही जगह बना लेते हैं। थ्री 3.14 मल्टीप्लाई बाय 2.5, सबसे पहले 5 इससे मल्टीप्लाई होगा, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 और ये 7, और फिर 5 3 जा 15, 1570। एक x लगाया, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 0 एज इट इज आ गया, 5 ही आ गया, 1 इधर कैरी गया, 5 और 1 6, 6 प्लस 2 8। अब एक कंफ्यूजन वाली बात है, मेरे पास आंसर आ रहा है 8850, लेकिन मैं पॉइंट किधर लगाऊं? तो पॉइंट लगाने के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि जिन चीजों को मैं आपस में मल्टीप्लाई करता फिर रहा हूं उनके पॉइंट्स जो है वो किस तरह से हैं। तो एक तो हमें हिंट यही मिल रहा है कि 3 2 जा 6 होता है, तो आंसर आपका 80 तो आ नहीं सकता, तो हमने 8 के बाद जो है वो एक डेसिमल पॉइंट लगा दिया। इसको तरीके पढ़ने का एक तरीकेकार ये भी था कि देखें टोटल जो है वो डेसिमल के पास कितनी प्लेसेस हैं, 1 2 3, तो 1 2 3 हमारा 8.85 इज द आंसर। यह हम वापस आए, आंसर थोड़ा सा डिफरेंट है, आपके हवाले चेक करें कहां हमने एरर किया है जिसकी वजह से ये ऐसा हो रहा है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आगे चलते हैं। मिक्स्ड मल्टीप्लिकेशन, सादा नंबर है 6 और फ्रैक्शंस वाला नंबर है 2.5, ये तो हम ज़बानी कर सकते हैं।
6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, तो 6 2.5 ज़ा क्या होता है? तो ये पता होने के लिए आपको ये पता होना चाहिए 6 0.5 ज़ा क्या होता है। 6 को आधा करें तो क्या होता है? 3, 6 2 ज़ा 12 प्लस ये हाफ 0.5 वाला 3, तो 12 प्लस 3 आंसर होना चाहिए 15। तो ये भी एक ट्रिक होता है पॉइंट्स वाले सवाल को सॉल्व करने का। आगे चलते हैं, डिवीजन, होल नंबर की डिवीजन। अगर हम छोटे छोटे नंबर है और हमें टेबल्स याद है फिर तो ज़बानी वाला काम है। 81 डिवाइडेड बाय 9, अगर हमें पता है 9 9 से 81 होता है तो 81 डिवाइड बाय 9 हमेशा 9 होगा। 4.2 डिवाइडेड बाय 2.1, 2.1 को डबल करो तो 4.2 होता है, यानी कि आंसर होगा एग्जैक्टली 2। नेक्स्ट, मिक्स्ड डिवीजन। ओहो 12 डिवाइड हो रहा है 0.4 से, अब क्या करें? एक नंबर सीधा है, एक नंबर जो है उसके साथ है, डेसिमल्स के साथ है। अच्छा जी, हम ये सवाल सॉल्व करने के चक्रों में है 12 डिवाइड बाय 0.4। क्या ट्रिक होगी इसका? हमने इस फ्रैक्शन से जान छुड़ानी है। इस फ्रैक्शन से जान छुड़ाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। 120 10 ज़ा, सॉरी 12 10 ज़ा 120 और 0.4 10 ज़ा क्या होगा? सिंपल 4। याद करें, कल भी मैंने एक ट्रिक बताई थी, सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है आपका जो पॉइंट है वो एक नंबर आगे चला गया, यानी कि 4 आपके पास नंबर है। इससे हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? 12 के टेबल में 4 आता है, हाँ आता है। 4 कितने ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, आंसर आया 30। क्या आंसर 30 है? यस, आंसर 30 है। नेक्स्ट, याद करें हमने पढ़ा था कि एक सीक्वेंस होता है। अगर एक ही स्टेटमेंट में बहुत सारे तरीके के मसले हैं तो उसे हम किस सीक्वेंस से सॉल्व करते हैं? इससे आप एब्रीवेशन करके PEMDAS भी कह सकते हैं या BODMAS भी कह सकते हैं। याद रखने का एक आसान तरीका है, सबसे पहले आप सॉल्व करते हैं पैरेंथेसिस या ब्रैकेट्स। एक ही चीज के दो नाम में कंफ्यूज ना हो जाइएगा। ब्रैकेट्स, ये इसकी बात हो रही है गोल गोल वाली चीज की। एक्सपोनेंट्स या ऑर्डर, वो क्या होता है? रेज टू पावर की बात हो रही है। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। दोबारा याद करते हैं, सबसे पहले हमने सॉल्व की ब्रैकेट्स, फिर हमने सॉल्व की एक्सपोनेंट्स यानी कि रेज टू पावर, फिर हमने की मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन और फिर हमने एंड पे की एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अच्छा, क्या इक्वेशन है सबसे पहली हमारी? सॉरी एक्सप्रेशन, 4 + 2 × 3। सबसे पहले क्या करना था? ब्रैकेट सॉल्व करनी थी। जबानी कर लेते हैं। 3 2 ज़ा 6, 6 + 4 10। सही जा रहे हैं हम। नेक्स्ट सवाल, सबसे पहले क्या सॉल्व करना है? ब्रैकेट, 6 + 2 क्या होता है? 8। फिर हमने अगला स्टेप किया, 8 को मल्टीप्लाई किया 4 से, आंसर आया 32। आई नो बहुत सिंपल एग्जांपल्स है, आगे मुश्किल वाली भी हमने करनी है। 10 - 3 + 2 / 5। सबसे पहले ये जो ब्रैकेट्स हैं इन्हें सॉल्व किया तो 3 + 2 क्या हुआ? 5। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? डिवीजन करनी है कि एडिशन करनी है? डिवीजन करनी है। 5 / 5 क्या होगा? 1। 10 - 1 क्या होगा? 9। ये रहा आंसर 9। तो ये थे हमारे 4 ऑपरेशंस। एक और टॉपिक हुआ, आगे चलते हैं। रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस। वर्ड सुना सुना लग रहा है। प्रोपोर्शन क्या होते थे ये? तो याद करें, फिजिक्स में पढ़ा था कि कांस्टेंट्स होते थे, डायरेक्ट इनवर्स रिलेशन होता था, इस तरह की बातें होती थी। तो जहां हमें एक कांस्टेंट मिला है कि वो कांस्टेंट किसी चीज से मल्टीप्लाई या डिवाइड होकर हमें डिफरेंट वैल्यूज जो है वो कर रहा है। शायद ये बात सुनने में जबानी थोड़ी सी अजीब सी लग रही हो। आई थिंक आपको एग्जाम्पल से देके इसकी ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी। एग्जाम्पल नंबर 1 है रेवेन्यू एंड सेल्स। आप लोगों में से जो अकाउंटिंग में नए हैं उन्हें मैं बताता चलूँ इन अल्फाज का मतलब क्या है। रेवेन्यू आपका होता है कि आपकी कंपनी ने टोटल कितने पैसे कमाए, जबकि सेल से यह मुराद है कि आपकी कंपनी ने कितने जो है वो चीज़ें बना के बेची, कितने किलो या कितने आइटम्स या कितने डब्बे, जो भी आपका यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। तो आपके पास एक कांस्टेंट आ गई चीज़ जिसे हम स्मॉल के भी कह सकते हैं। कांस्टेंट क्या है? वो कांस्टेंट है
कि आपके जो एक यूनिट है, एक आइटम है, एक थैला है, एक डब्बा है, जो भी आप चीज बना के बेचते हैं वो 50 रुपए का है। इस एक 50 रुपए ने आपकी जिंदगी आसान कर दी। आप 100 चीजों का रेवेन्यू निकालना चाहें, 200 डब्बों का निकालना चाहे, 500 यूनिट्स का निकालना चाहे, 5 करोड़ यूनिट्स का निकालना चाहें, करना क्या है? सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है। कैसे हुआ ये? 100 यूनिट्स इंटू रेवेन्यू। 50 रुपए आपके पास एक कांस्टेंट था जो कि आपके एक यूनिट की प्राइस थी, उससे आपने मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ यूनिट्स से, आपके पास आ गया टोटल रेवेन्यू। 100 यूनिट्स बेचे तो 5000 कमाया, 500 यूनिट्स बेचे तो 25,000 रुपए कमाया। सिंपल मल्टीप्लिकेशन। और देख लेते हैं कॉस्ट इन प्रोडक्शन। वंस अगेन आप लोगों को अकाउंटेंसी की फील्ड से जो है वो हम आहंग कराया जा रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए बातें नहीं होंगी और कुछ अरसे बाद आप इन चीज़ों से इंतहाई फेमिलियर हो चुके होंगे, क्योंकि सीए में हमने आगे इसी तरह की चीज़ें जो है वो पढ़नी है। कंपनी के खर्चे, कंपनी की इनकम, कंपनी ने कितने यूनिट्स बना के बेच दिए, सब कुछ आपका सीए का ब्रेड एंड बटर है, सीए का जो है सबसे मेन चीज़ है। तो अगली एग्जांपल देखते हैं। ले जी क्या लिखा है? कॉस्ट एंड प्रोडक्शन। एक कंपनी का टोटल खर्चा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट्स प्रोड्यूस्ड पी। क्या बात हो रही है? लिखा है कि जितने ज्यादा चीजें यूनिट्स बनाएगी उतना ज्यादा उस कंपनी का खर्चा होगा। क्या बात कॉमन सेंस वाली नहीं है? सोचे आप लोग ट्रैवल करते हैं, थोड़ा ट्रैवल करेंगे पेट्रोल का खर्चा थोड़ा होगा, बहुत सारा ट्रैवल करेंगे पेट्रोल का खर्चा बहुत ज्यादा होगा, थोड़ी बारिश होगी थोड़ा पानी इकट्ठा होगा, ज्यादा सारी बारिश होगी ज्यादा सारा पानी इकट्ठा होगा। सारी बातें किस चीज से लिंक हो रही है? किसी एक कांस्टेंट से। तो यहां कांस्टेंट हमारे पास गिवन है। हाँ जी गिवन है। क्या गिवन है? कांस्टेंट कॉस्ट पर यूनिट इज ₹20। लो जी मसला ही आसान हो गया। अब सवाल आपसे ये भी कह दे कि बेटा मुझे 5 करोड़ यूनिट्स का टोटल खर्चा बता दो। करना क्या है? 5 करोड़ को 20 से मल्टीप्लाई करना है, आपके पास टोटल खर्चा आ जाएगा। बुक ने आपको 3 एग्जांपल्स भी दी। 500 यूनिट्स जो है कितना खर्चा होगा? 10,000 रुपए। क्या किया? 20 से मल्टीप्लाई किया। 1000 यूनिट्स बनाए, कितना खर्चा हुआ? 20,000 हुआ। और तीसरी लाइन शायद अगले पेज पे चली गई है, डोंट वरी अबाउट दैट। कोई भी आप अज्यूम कर लें, 5000 यूनिट्स थे, 5000 को 20 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास आ जाएगा टोटल खर्चा। आगे चलते हैं। थर्ड एग्जांपल, वंस अगेन सीए के आपको फ्लेवर आना शुरू हो गया होगा। किस चीज की बात हो रही है? कमीशन की। कमीशन क्या होता है? आपने अगर किसी बंदे से प्रॉमिस किया हो कि यार तुम हमारी चीजें बेचो, हम तुम्हें पैसे देंगे, तो इस केस में चीज आपकी है, बेच कोई और रहा है, उसे आप एजेंट कह लें, उसे आप जो है सेल्समैन कह लें, वो आपके कंपनी की चीज जो आगे बेच रहा है तो वो मुफ्त में तो नहीं बेच रहा, सवाब के लिए तो नहीं बेच रहा, किसी नीयत से बेच रहा होगा कि मुझे पैसे मिलेंगे। 2 तरीके हो सकते हैं, या तो आप उसे फिक्स्ड प्राइस कर दो कि यार तुम पूरे महीने चीजें बेचो, हम तुम्हें इतनी सैलरी दे देंगे। उससे तो कहते हैं हम सैलरी, वो तो अलग चीज है, वो तो यहाँ डिस्कस नहीं हो रही। लेकिन एक दूसरा ऑप्शन भी होता है, कंपनी ऐसा भी कह सकती है कि यार सैलरी नहीं, ऐसा करो कमीशन रख लो, जितने तुम यूनिट्स बेचोगे उतना तुम्हें हम कमीशन दे देंगे, उस रेट के हिसाब से, कांस्टेंट के हिसाब से। इससे क्या फायदा होगा? कंपनी को यह फायदा होगा कि उसकी चीजें ज्यादा से ज्यादा बिकेंगी, और जो कमीशन एजेंट वाले भाई हैं उनके ऊपर भी हो जाएगा कि भाई अगर वो ज्यादा मेहनत करते हैं तो बहुत सारे पैसे कमा लेंगे, कम मेहनत करते हैं तो कम पैसे कमाएंगे। हमें कमीशन एजेंट साहब की नीयत से कोई गर्ज नहीं है, हमें कांस्टेंट से गर्ज है। क्या चल रहा है यहाँ? कांस्टेंट गिवन है 10%। क्या 10%? जितनी सेल्स करोगे उतना 10% तुम्हारा कमीशन। 3 एग्जांपल्स। भाई ने 10,000 रुपए की सेल्स की, क्या मिला उन्हें? 10 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी 10 से नहीं, 10% से, 0.1 से। क्या तरीकेकार है? शॉर्टकट इसका आसान तरीन ये है कि आप किसी भी चीज को 0.1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 1 0 कम होके आ जाता है। अगर ये 10,000 था तो पीछे 1000 रह जाएगा, अगर ये 50,000 था तो पीछे से 5,000 रह जाएगा, अगर ये 2 लाख था तो पीछे से 20,000 रह जाएगा। तो ये हमने 3 एग्जांपल्स देखी, किसकी भला? डायरेक्ट रिलेशन की। इनडायरेक्ट रिलेशनशिप या इनवर्स रिलेशनशिप क्या होगा? यहां जो चीज मल्टीप्लाई हो रही थी वहां डिवाइड होना शुरू हो जाएगी। तो मल्टीप्लिकेशन की जगह डिवीजन का मतलब है। इनवर्स रिलेशनशिप की बात हो रही है। एग्जांपल्स आपके सामने सिर्फ जो है वो पॉजिटिव रिलेशंस की थी, लेकिन स्टिल इसे अगर हम रिवर्स कर लें इन एग्जांपल्स को, हमसे कहा जाए कि बताओ टोटल आपके पास
रेवेन्यू था 5,000 रुपए था, हमने बेचे 100 यूनिट्स। हम इस तरह डिवाइड करके कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं, और अगर हम 100 को डिवाइड बाय 50 करें तो हमारा जो कांस्टेंट है वो इनवर्स साइड पे चला जाएगा। हम फिलहाल डायरेक्ट की बात कर रहे हैं। लेट्स कंटिन्यू। रेशो याद करें, ये भी पढ़ी थी बचपन में। क्या होती है रेशो? इस तरह की बातें होती हैं कि अगर इस क्लास में मेरे लेफ्ट साइड पे इतने लोग बैठे हैं और राइट साइड पे इतने लोग बैठे हैं, तो क्या रेशो है लेफ्ट साइड वाले रेशो की राइट साइड वालों से। या आपने इस तरह की बातें भी सुनी होंगी कि पाकिस्तान में जो हैं वो 20 करोड़ में से जो हैं वो 15 करोड़ जो है 16 करोड़ जो है वो मर्द है, 14 करोड़ जो है वो ख़वातीन हैं। तो क्या रेशो है? 16:14। तो उस तरह के रिश्तों को जो हम एक दो नंबर से जो है रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड रेशो। फिलहाल हमारे सामने एग्जांपल्स क्या हैं? बड़ी आसान एग्जांपल्स हैं। सपोज द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन अ क्लास इज 3:2। क्लास में कुछ लोग हैं, पता नहीं कितने लोग हैं, रेशियो उनकी क्या है? 3:2। यानी कि अगर 2 लड़के हैं तो 2 लड़कियां हैं तो 3 लड़के होंगे, और अगर 4 लड़कियां हैं तो 6 लड़के होंगे। मतलब इस रेशियो से जो है वो डिवीजन हुई हुई है क्लास में। और क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? देयर आर 15 गर्ल्स। अच्छा, हमें नंबर ऑफ गर्ल्स गिवन है, हमें रेशियो गिवन है, हमारे पास क्या नहीं गिवन? हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज नहीं है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? आए प्रोपोर्शंस और रेशियोज का एक सवाल सॉल्व करने का तरीका भी रिफ्रेश कर लें। हम लिखते थे ये रेशो होती थी और ये होता था 4 डॉट्स के बाद प्रोपोर्शन। लेट्स सी हमारे पास क्या कुछ गिवन है। हमारे पास रेशो गिवन है 3:2। गर्ल्स और बॉयज की रेशो 3 गर्ल्स अगर हैं तो 2 जो हैं वो बॉयज हैं। और प्रोपोर्शन इन नंबर्स क्या है? 15 गर्ल्स हैं, पता नहीं कितने बंदे हैं। तो अगर पहला नंबर गर्ल्स का है, दूसरा नंबर बॉयज का है, तो कहीं मैं ऑपोजिट तो नहीं बोला? सॉरी, ऑपोजिट हो गया। पहले बॉयज है, दूसरे नंबर पे गर्ल्स है। हमने लिखा बी, हमने लिखा जी। अब वंस अगेन हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है? इस रेशो के अलावा हमारे पास सिर्फ ये अवेलेबल है कि क्लास में 15 खवातीन थी। 15 खवातीन किधर लिखूं मैं? यहां या यहां? तो जिस पैटर्न में हमने रेशो लिखी उसी पैटर्न में हम यहां लिखेंगे कि देयर आर 15 गर्ल्स इन क्लास। हमने यहां लिख दिया 15। ये जो चीज है ये पता नहीं क्या है। तो जो चीज पता नहीं क्या होती है उसके साथ हम क्या सलूक करते हैं? उसकी जगह हम लिख देते हैं x और इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसे हम एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि 3/2 इज इक्वल टू x/15। इस रेशो को हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया। मैं चाहता क्या हूं? मैं चाहता हूं मुझे x की वैल्यू पता लग जाए। मैं क्या करूंगा? मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा। वो कैसे होगी? ये वाला 15 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 15 3 जा 15 1 जा 15 15 2 जा 30 15 3 जा 45। 45 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू x। इससे अगला स्टेप क्या होगा? अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पास x की वैल्यू निकल आए, डिवाइड करना पड़ेगा। कर लेते हैं। 45 डिवाइडेड बाय 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और जो 1 रिमाइंडर बच गया वो 0.5 से सॉल्व हो गया। पीछे आंसर आया 22.5। ये क्या बात हुई? 22.5। दिल नहीं मानता। कैसा हो सकता है क्लास में 22.5 लड़के हों? या तो 22 होंगे, या तो कल हमने क्या सीखा था? राउंडिंग ऑफ। तो एग्जैक्ट 22.5 है। इसे हम 23 भी कह सकते हैं और 22 भी कह सकते हैं। लेट्स सी बुक ने क्या किया। 22.5। बुक ने यह भी कहा कि चूंकि फ्रैक्शन नहीं हो सकता है इसलिए या तो 22 बॉयज होंगे टोटल। तो 22 इज द नंबर ऑफ बॉयज। अगली एग्जांपल, रेसिपी है, रेशियो है 4:1। और आप किस चीज की रेशियो? 4:1। फ्लोर 4 है और शुगर 1 है। अगर आप चाहते हैं कि 2 कप शुगर यूज करें तो कितना फ्लावर यूज करना है? मैं ज़बानी बता रहा हूं, आप लोग खुद सॉल्व करें। ये
4:1 इज प्रोपोर्शनेट टू, क्या चीज नहीं गिवन, x क्या होगा हमारा, फ्लोर के शुगर की वैल्यू गिवन है, तो 4:1 इज प्रोपोर्शनेट टू x:2। सॉल्व करेंगे यकीनन आपका आंसर जो है वो 2 आएगा। उससे अगला सवाल, अ मैप हैज अ स्केल ऑफ 1:5000। क्या मतलब 1:5000? इसका मतलब ये कि आपके पास जो इतना सा नक्शा है ना, ये असल में जब आप इसे पूरी दुनिया के ऊपर जो है वो स्प्रेड करेंगे तो ये जो देखने में आपको लग रहा है कि लाहौर, गूगल मैप्स भी आप देखते होंगे कि लाहौर ये लिखा है और उससे 1 सेंटीमीटर दूर जो है वो इस्लामाबाद लिखा है। असल में लाहौर इस्लामाबाद से कितने 100 किलोमीटर दूर है, लेकिन गूगल मैप्स आपको जो है वो 4 सेंटीमीटर में दिखा देता है। तो स्केल इससे कहते हैं कि इस गूगल मैप की एप्लीकेशन पे आपके मोबाइल की 6 इंच की स्क्रीन पे जो इतना सा लाहौर और इस्लामाबाद का डिफरेंस है, उसका असल लाहौर और इस्लामाबाद के जो है डिस्टेंस से क्या रिलेशन है, उसे कहते हैं स्केल। यहाँ में बुक ने स्केल बनाया दे दिया कि भाई मैप पे अगर 5000 जो है, मैप पे अगर 1 सेंटीमीटर आ रहा है ना, तो वो असल जिंदगी के 5000 सेंटीमीटर के जो है वो बराबर है। तो अगर मैप पे 2 शहर एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर दूर है, तो वो असल में एक दूसरे से कितने सेंटीमीटर दूर होंगे, कैसे पता लगेगा? सिंपली मल्टीप्लाई करके। 10 सेंटीमीटर इंटू 5000, वो शहर एक दूसरे से असल जिंदगी में 50,000 सेंटीमीटर जो है वो दूर होंगे। और साथ ही हमें पता लगा कि पिछले जो आंसर है उसका आंसर 8 कप्स आना चाहिए, 2 जो है वो इनकम्प्लीट आंसर था। होपफुली रेशियोज हमारी क्लियर हो रही होंगी। आगे चलते हैं। रेट्स वो क्या होता है, अभी आप लोग जो है वो है ताज़ी फिजिक्स पढ़ के आए होंगे, ये फॉर्मूला तो आपको मुझसे बेहतर याद होगा। कार ट्रेवल्स 240 माइल्स इन 4 घंटे, क्या होगी स्पीड इन माइल्स पर आवर? लो जी, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है भला? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। क्या गिवन है? डिस्टेंस गिवन है 240 माइल्स, स्पीड टाइम गिवन है 4 घंटे, डिवाइड कर लें 240 डिवाइडेड बाय 4, 4 6 24, आंसर होगा 60। 60 क्या स्पीड का यूनिट क्या होता है? किलोमीटर पर आवर। 60 माइल्स पर आवर, चूंकि सवाल में डिस्टेंस माइल्स में था इसलिए हमारा आंसर भी माइल्स पर आवर में ही आएगा। नेक्स्ट, एक ट्रेन 300 मील चली 5 घंटों में, इसकी स्पीड क्या थी? सेम। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, 5 6 30, 60 माइल्स पर आवर शुड बी द स्पीड। नेक्स्ट, फिर रेट की बात हो रही है। एम्प्लॉय साहब 1 घंटे काम करने के 20 रुपए कमाते हैं। लगता है ये डॉलर्स की बात हो रही है, आजकल 20 रुपए में तो निम्को नहीं आता। तो हम चलो दिल की तसल्ली के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि ये $20 पर हार है। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ $20 लगता, आपको ऐसा लगता कि शायद मैंने किसी अंग्रेज की किताब से कॉपी पेस्ट किया, इसलिए जान के मैंने 20 रुपीज़ यहाँ लिखा और अब मैं इसे दोबारा जान के डॉलर्स कन्वर्ट कर रहा हूँ। एक एम्प्लॉय को $20 के जो है वो पर आवर काम करने के पैसे मिलते हैं। उस बंदे ने 8 घंटे काम किया, कितने पैसे मिलेंगे उसे? सिंपली मल्टीप्लाई कर लें। 20 इंटू 8 क्या होगा? 8 2 16 और 0 आगे एज इट इज जो है वो ऐड हो गया। $160 पर आवर जो है वो आपका एम्प्लॉय जो है वो पैसे कमा लेगा। तो ये थी हमारे पास रेशियोज और इस तरह की बातें। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, परसेंटेजेस। मुबारक हो, ये तो हमें ऑलरेडी आती हैं। याद करें, कल ही हमने बात की थी पिछली वीडियो में, परसेंटेजेस को डेसिमल्स में कैसे कन्वर्ट करना है, डेसिमल्स को परसेंटेजेस में कैसे करना है, परसेंटेजेस को फ्रैक्शन में कैसे करना है, फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे करना है। ये सारी बातें हम पिछले लेक्चर में सीख के आ रहे हैं। दिल की तसल्ली के लिए एक दफ़ा दोबारा गो थ्रू कर लेते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डियर आई कैप यूनिट नंबर 7 शुड बी अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स टू डिटरमिन परसेंटेजेस। करके देख लेते हैं। एग्जाम्पल 1, व्हाट इज 25% ऑफ 80? 25% ऑफ 80, 25% का मतलब क्या है? 25 डिवाइडेड बाय 100। वंस अगेन, इतनी आसान बात है कि मैं बोर्ड कोई नहीं यूज कर रहा, आप लोग जरा ज़बानी कैलकुलेशन करें। 25 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 80। दिमाग में अपने कटिंग करना सीखें। 25 कट गया, पीछे बचा 100, 25 4 100, ऊपर लिखा है 80, नीचे लिखा है 4, 4 कितने 80? 20। आंसर 20 होना चाहिए। सुभान अल्लाह।
मेरे अंदर ये स्किल कैसे आई? बहुत साल मेहनत के बाद। आप लोगों में स्किल कैसे आ सकती है? बहुत सारी प्रैक्टिस के बाद। तो इस तरह की प्रैक्टिस भी करना सीखें। अगर ज़बानी नहीं हो रहा, नोटबुक पे लिख के कर लें। लेकिन मैं चाहता हूँ, खैर मेरे चाहने से क्या होता है, लेकिन आप लोगों के लिए बेहतर है कि आप लोगों की जो मैथमेटिकल स्किल्स हैं वो बेस्ट हों, क्योंकि कल को आपने अकाउंटेंट बनना है। तो अकाउंटेंट बनने के लिए इस लेवल की आपके पास कैलकुलेशन स्किल्स होनी चाहिए। नेक्स्ट, आपने 100 में से 75 नंबर लिया, आपकी परसेंटेज क्या है? यार ये तो ऑलरेडी बना बनाया ज़बानी सवाल है। 75 डिवाइड बाई 100 0.75, यानी कि आपकी परसेंटेज 75 ही है। 75। नेक्स्ट, यू बॉट अ शर्ट फॉर ₹40। वंस अगेन ये जरूर डॉलर्स की बात हो रही होगी। 40 रुपए की कैसी शर्ट आती है? आफ्टर डिस्काउंट यू पेड 32 रुपए, 32 यानी कि 32। क्या परसेंटेज डिस्काउंट आपको मिला होगा? तो यहां बुक ने आपको रिमाइंड करा दिया, मैं भी आपको रिमाइंड करा देता चलूं कि परसेंटेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिफरेंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। आई गेस थोड़ी देर के लिए बोर्ड यूज कर ही लेते हैं। फॉर्मूला है डेल्टा, यानी कि चेंज। लिख भी देता हूं आगे, चेंज ओवर ओरिजिनल। चेंज से क्या मुराद है, ओरिजिनल से क्या मुराद है? तो डाटा क्या था हमारे पास? $40 की शर्ट थी, $32 की हमें मिली। कितना प्राइस डिफरेंस है, कितना चेंज है? 40 माइनस 32 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। ओरिजिनल प्राइस क्या थी डिस्काउंट से पहले? 40। 40 माइनस 32 क्या होता है? 8। 40 एज इट इज आ गया। 8 कितने जा 40? 8 1 जा 8, 8 5 जा 40। 1 और 5 को अगर मैंने परसेंटेज में डिनोट करना हो, मैं कैसे करूंगा? 5 कितने जा 100, 5 20 जा 100, 20% आपको डिस्काउंट मिला। मुबारक हो। वापस आए हम स्लाइड्स की तरफ। 20% डिस्काउंट मिला। वेरी सिंपल, वेरी इजी। आगे चलते हैं। ग्राफ्स, आइडेंटिफाई करेक्ट ग्राफ्स फॉर द गिवन टेबल। अच्छा, क्या चीज देखी देखी नहीं लग रही? मैं ये कह रहा था कि ग्राफ, ये वाले बार देख के आपके माइंड में आपका 3G और 4G वाला जो है वो सिग्नल्स आए होंगे, लेकिन ये वो वाले सिग्नल की बात नहीं हो रही। दिस इज कॉल्ड बार ग्राफ। इस ग्राफ से आपको क्या क्या चीजें जो है वो रिप्रेजेंट की जा सकती है। इससे आप डिफरेंट सेल्स कैटेगरी जो है वो शो कर सकते हैं कि हमारे PRC में माशाल्लाह इतने सारे लोग हैं, कैफ में माशाल्लाह इतने सारे लोग हैं, CFAP में माशाल्लाह इतने सारे लोग हैं। नहीं, फिर ये ग्राफ ठीक नहीं है। फिर ये तो सारे बार्स एक जितने बड़े जो है वो होने चाहिए थे और सक्सेसफुल होने चाहिए थे। ये कुछ अच्छे वाले ग्राफ्स नहीं है। ये कौन से वाले बार्स हैं? कोई और एग्जांपल देख लेते हैं। कंपेयरिंग द स्कोर्स। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि ये स्कोर्स है उन बच्चों के जिनने SBI से पढ़ा, ये स्कोर उन लोगों के जिन्होंने कहीं और से पढ़ा, और ये स्कोर उन लोगों के जिन्होंने कहीं से भी नहीं पढ़ा, डायरेक्ट अंधाधुंध जो है वो जाके ICAP में पेपर्स दे दिए। तो इस तरह का डाटा जो है वो हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ग्राफ से। तीसरी एग्जांपल क्या है? शोइंग द पॉपुलेशन ऑफ अ डिफरेंट कंट्री। हाँ जी, वो भी हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम कह सकते हैं ये जो है इतने करोड़ जो है वो कराची की आबादी है। फिर सेकंड नंबर पे सबसे पॉपुलेशन वाला शहर कौन सा है? बस आपस की बात है, मुझे पता कोई नहीं, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूँ लाहौर। और सबसे आखिर में हम अज्यूम कर सकते हैं कि मेजर शहर में से सबसे कम जो आबादी है वो इस्लामाबाद की। तो मुख्तलिफ तरह का जो है वो डाटा यूजिंग बार चार्ट जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, लाइन ग्राफ्स। वो कैसे होते हैं? वो ऐसे होते हैं, आपके पास ये एक्स एक्सिस होता है, ये आपके पास वाई एक्सिस होता है, और ये जो होता है किसी टाइम बेस्ड, आपको जो है टाइम के साथ साथ किसी चीज का पता लगता है। लाइक फॉर एग्जांपल डिस्प्लेइंग द टेम्परेचर चेंजेस थ्रू आउट द डे। बिल्कुल परफेक्ट ग्राफ है उसके लिए। अज्यूम करें कि वाकई टेम्परेचर का ही ग्राफ था। क्या ग्राफ होगा? सुबह जब फजर का टाइम था, सूरज नहीं निकला था, टेम्परेचर कम था। फिर थोड़ा सा टाइम गुजरा, सूरज निकला, टेम्परेचर बढ़ गया। फिर बादल आ गए, थोड़ी देर के लिए टेम्परेचर कम हो गया। फिर बादल हटे, सूरज पूरी शिद्दत से सर के ऊपर आ गया, तो टेम्परेचर फिर बढ़ गया। और फिर रात को जब सूरज गुरूब हुआ तो टेम्परेचर फिर कम हो गया। चेक करें, मैंने पता नहीं किस चीज़ का ग्राफ गूगल से उठाया और उसके ऊपर टेम्परेचर की स्टोरी फिट कर दी।
बाकी दोनों भी फिट की जा सकती है। ट्रैकिंग द स्टॉक प्राइसेस ऑफ अ कंपनी ओवर अ वीक, क्या ये ट्रैक किया जा सकता है? हाँ जी, किया जा सकता है। कोई देसी कंपनी की बात कर लेते हैं, पीटीसीएल। आजकल पीटीसीएल के मसले चल रहे हैं, स्टॉक प्राइस डाउन थी, फिर गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि इंशाल्लाह कुछ दिनों में इंटरनेट की स्पीड जो है वो फास्ट हो जाएगी, स्टॉक प्राइस ऊपर चली गई। फिर गवर्नमेंट ने अपने वादे पे अमल नहीं किया, नेट की स्पीड बेकार की बेकार ही रही, स्टॉक प्राइस फिर कम हो गई। फिर गवर्नमेंट ने वादा किया कि इंशाल्लाह इस दफ़ा तो हम वाकई इंटरनेट की स्पीड जो है वो डबल कर देंगे, पीटीसीएल की स्टॉक प्राइस फिर ऊपर हो गई। और फिर जब 6 महीने बाद तक ये वादा पूरा नहीं हुआ तो क्या हुआ, स्टॉक प्राइस फिर कम हो गई। एक और स्टोरी हमने लाइन ग्राफ के ऊपर फिट कर ली। और तीसरी, शोइंग द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट ओवर सेवरल वीक्स। यहाँ जो है स्टोरी फिट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी क्योंकि प्लांट की ग्रोथ जो हमेशा जो है वो अपवर्ड ही जारी होती है। तो क्या चीज़ कॉमन थी इन तीनों एग्जांपल्स में? टाइम। तीनों चीज़ें किसी टाइम फ्रेम के ऊपर जो है हमें बताई जा रही थी। तो जहाँ टाइम एक मेन कंपोनेंट हो वहाँ हम लाइन ग्राफ यूज़ करते हैं। तीसरा, गोल वाला पाई चार्ट। पाई चार्ट गोल होता है। पाई चार्ट में हम किस किस किस्म का डाटा जो है वो शो कर सकते हैं, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन टाइप चीज़ें कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कह सकते हैं कि अगर मुल्क के बजट की बात करें, ये सबसे ज़्यादा वाला बजट कौन खा जाता है? पता नहीं, मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा। उसके बाद सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा बजट किस कामों में है, मुख्तलिफ जो है वो काम इंपॉर्टेंट बातों में है। फिर उससे ज़्यादा बजट इसका है, फिर उससे ज़्यादा बजट इसका है। सबसे कम बजट किसका है? एजुकेशन का ही होगा या हेल्थ का होगा। और हम क्या एग्जांपल दे सकते हैं, शोइंग द मार्केट शेयर ऑफ डिफरेंट कंपनीज। हम कह सकते हैं कि बाइकॉट से पहले सबसे ज़्यादा ड्रिंक्स की मार्केट में किसका शेयर था? कोका कोला का। फिर सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा शेयर किसका था? पेप्सी का। फिर ये जो आगे छोटी मोटी गोरमे कोला टाइप जो कंपनी थी उनका थोड़ा बहुत शेयर भी था। एग्जाम्पल 3, डिस्प्लेइंग द कॉम्पोजिशन ऑफ अ पॉपुलेशन बाय एज ग्रुप। हम एज ग्रुप को भी इस तरह दिखा सकते हैं कि भाई ये कंपनी, ये जो है किसी मुल्क की टोटल आबादी है, इसमें से जो इतनी पॉपुलेशन है वो यूथ है हमारी, 18 साल से जो है वो 22-25 साल के लोग, उसके बाद ये हैं मिडिल एज लोग, उसके बाद हैं ये ओल्ड एज लोग, ये हैं बिल्कुल ही छोटे बच्चे एंड ऑल दैट। तो इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ों को जो है वो रिप्रेजेंट किया जा सकता है यूजिंग पाई चार्ट। समराइज अगर हम इसे करना चाहें तो कहाँ पाई चार्ट यूज़ करना है, कहाँ लाइन ग्राफ यूज़ करना है, कहाँ बार चार्ट यूज़ करना है? कैटेगरीज के लिए बार चार्ट, ट्रेंड्स, टाइम जो है सीरीज आपने शो करनी है तो यूज़ करेंगे आप लाइन ग्राफ्स। अगर आपने इलस्ट्रेट पार्ट्स ऑफ अ होल, एक मिनट, आपने किसी एक ओवरऑल कैटेगरी को स्मॉल पीसेस में जो है वो करके दिखाना है तो उसके लिए आप पाई चार्ट यूज़ करेंगे। और एक और बुक ने हमें टिप दी कि थिंक अबाउट द मैसेज, आप बताना क्या चाह रहे हैं आवाम को। अगर आप इंडिविजुअल वैल्यूज़ क्या, पिछले पेज पे आके दोबारा देखें, अगर आप ये शो कराना चाह रहे हैं कि कराची की आबादी कितनी है, लाहौर की आबादी कितनी है, आप बार चार्ट यूज़ करेंगे। इफ़ यू वांट टू शो द ओवरऑल ट्रेंड, अगर आप ट्रेंड दिखाना चाह रहे हैं कि फला दिन जो है वो चीज़ें इतनी हाई थी, फला दिन जो चीज़ें थी वो इतनी लो थी, तो आप लाइन चार्ट यूज़ करेंगे। और अगर आप एम्फसाइज प्रोपोर्शन करना चाह रहे हैं, आप देखें यार, देखो कोका कोला ने इतना मगरमच्छ वाला इतना बड़ा हिस्सा लिया हुआ है जबकि बाकी जो ड्रिंक्स हैं उनका इतना छोटा छोटा हिस्सा मार्केट में, तो आप पाई चार्ट यूज़ करेंगे। इसके ऊपर के एमसीक्यूज आ सकते हैं, आपको मुख्तलिफ तरीके के ग्राफ्स वगैरह दिए जा सकते हैं, आपको उसमें डाटा जो है वो एनालाइज करने का दिया जा सकता है कि बताओ ये पाई चार्ट है, बताओ सबसे ज़्यादा जो जिसका पोर्शन है वो कौन सी कंपनी है, सबसे कम पोर्शन जो है वो किस कंपनी का है। या आपसे लाइन ग्राफ देख के आपको कहा जा सकता है कि बताओ जून में जो है वो कंपनी नंबर येलो की कितनी सेल्स थी। या बार चार्ट के ऊपर ही आपसे एमसीक्यूज किए जा सकते हैं कि यहाँ से फ्रीक्वेंसी देख के बताओ कि इस्लामाबाद की टोटल पॉपुलेशन कितनी है एंड ऑल दैट। इस तरह की बातें आपको टेबल्स दिखा के, ग्राफ्स वगैरह दिखा के भी पूछी जा सकती हैं। सो यहाँ से आपके पास थोड़ा सा टेक्निकल एरिया शुरू हो रहा है। हम जो है वो ग्राफ्स, और कौन से वाले ग्राफ्स, अब ये ग्राफ लाइन वाली की बात हो रही है, ज्योमेट्री वाले ग्राफ्स की बात हो रही है, स्ट्रेट लाइन एंड ऑल दैट। तो आई गेस हमारे पास टाइम है आज की क्लास में, लेकिन मैं चाहूँगा कि कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रेश माइंड के साथ वंस अगेन इकट्ठे हों और
ये जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एरिया है इसे देखें। एरिया बहुत इजी है अगर हाथ में कैलकुलेटर हो। तो कल हमने इस थोड़े से टेक्निकल एरिया को विदाउट कैलकुलेटर से जो है वो लड़ना सीखना है। इसीलिए मैं आज की जो वीडियो है थोड़ा सा कम टाइम पे जो है वो एंड कर रहा हूँ, ताकि कल जो हम ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ज़्यादा जो है वो जज्बे के साथ सीख सकें। इस वीडियो के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।